मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज आपको आप जो आपराधिक जो विधि आईपीसी है, इस आईपीसी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो सामान्य आशय के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यह बताऊंगा। इसमें यह एक जॉइंट करने वाला सेक्शन जो कि कहा जाता है, यह किसी अपराध का सृजन नहीं करता, लेकिन यह सेक्शन अपराधियों की सहभागिता को संयोजित करने के लिए जो काम आता है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 जो 1860 का एक्ट नंबर 45 है, जिसको 1 जनवरी 1862 को स्वीकृति जो की है कि 1 जनवरी 1862 को जिसको भी लागू किया गया था, और 6 अक्टूबर 1860 को इसको स्वीकृति जो की है कि प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम में 511 जो कि एक धारा हैं और 23 अध्यायों में इस अधिनियम को बांटा गया है। क्योंकि भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 34 है, वह सामान्य आशय के सिद्धांत को बताता है। तो सामान्य आशय का मतलब साधारण अर्थों में है कि एक से अधिक व्यक्ति जब अपराध कारित करने की कोई योजना को बनाते हैं, यानी कि अपराध कारित करने की जो दिशा है, उसमें उन व्यक्तियों का एक चित्त का मिलन होता है, प्री मीटिंग ऑफ द माइंड, और उस जो योजना है उसके अग्रसरण के अंतर्गत उसको फॉलोइंग करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया जाता है। तो जब यह दोनों परिस्थितियां होती हैं तो धारा 34 लागू होती है, और सामान्य आशय के सिद्धांत पर हम यह साबित कर सकते हैं कि संबंधित अपराध में व्यक्तियों की आपस में सहभागिता थी। तो इस धारा के 2 तत्व हैं। पहला है धारा 34 का तत्व कि कम से कम इसमें 2 व्यक्ति हों, और दूसरा इसका तत्व है कि मस्तिष्क का पूर्व मिलन हो, प्री मीटिंग ऑफ द माइंड हो। तो हर व्यक्ति उस अपराध के अधीन, दायित्व के अधीन होगा, मानो कि वह कार्य अकेले ने किया हो। इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, लेकिन उस कार्य के बारे में दूसरे व्यक्ति को भी पता था, तो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने में अपना सक्रिय योगदान दे रहा था। जैसे 2 व्यक्तियों ने मिलकर के एक चोरी करने का एक कार्यक्रम तैयार किया, योजना बनाई, और उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक व्यक्ति ताला तोड़ता है और दूसरा व्यक्ति मकान के बाहर खड़ा होकर के पहरेदारी करता है कि ताला तोड़ने में उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। तो उस स्थिति में चूँकि कार्य तो एक व्यक्ति कर रहा था ताला तोड़ने का, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था वह निगरानी यानी चौकसी का काम कर रहा था। तो यहाँ जो दूसरा व्यक्ति है वह यह नहीं कह सकता कि ताला मेरे द्वारा नहीं तोड़ा गया था। हम धारा 34 के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए दोनों व्यक्तियों को समान रूप से समान दंड से भागीदारी बनाने के लिए हम जो कि धारा 34 को वहाँ पे लागू करवा सकते हैं। तो यह भारतीय दंड संहिता का सामान्य आशय का सिद्धांत है। सामान्य आशय के सिद्धांत में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो 2 व्यक्ति, और दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है इसका कि प्री मीटिंग ऑफ द माइंड, यानी कि आपस में कार्य को करने की सह योजना बनाना। क्योंकि इसमें एक मामला है पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य। तो पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य जो कि है वह 1955 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के सिद्धांत के लिए पूर्व योजना का बनाना जो कि आवश्यक है। और एक दूसरा मामला है महबूब शाह बनाम एम्परर। इसको इंडस रिवर केस, सिंधु नदी का मामला भी कहा जाता है। इस केस के अंतर्गत भी यही जो कि प्रिवी काउंसिल ने इसमें निर्धारित किया था कि
इस मामले में जो दूसरा जो नाम में सवार व्यक्ति था उसको 302 और 302 के संग धारा 34 के अंतर्गत जो किया कि उसको दोषी जो किया कि सिद्ध किया गया था। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण केस है बारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, जो भी प्रिवी काउंसिल का है 1925 का। इसको पोस्ट मास्टर जनरल का मामला जो किया कि कहा जाता है। इसमें एक केस है सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2001 का क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है। इसमें यह जो बताया है उच्चतम न्यायालय ने, जस्टिस थॉमस थे उन्होंने, कि धारा 34 को लागू होने के लिए घटना स्थल पर सह अभियुक्त के रहने की संकल्पना आवश्यक नहीं है, यानी कि उसका घटना स्थल पर मौजूद होना जो किया कि आवश्यक नहीं है। ये इस केस के अंतर्गत जो किया कि बताया था। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण केस इसमें है धारवाड़ मेपा दाना बनाम राज्य 1960 सुप्रीम कोर्ट। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि साक्ष्य के आधार पर यदि उचित है तो अभियुक्तों का जो समूह है उस समूह में से आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों की दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन हो, किसी एक व्यक्ति को भी इस धारा के अंतर्गत दंडित जो किया कि वो किया जा सकता है। तो ये कुछ केस लॉ थे, उस केस लॉ के अंतर्गत जो किया कि इस धारा को और अधिक बताया था। एक बाई बेकैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2009 सुप्रीम कोर्ट का केस है क्रिमिनल लॉ जनरल का। इसमें जो किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारण किया कि सामान्य आशय को अग्रसरण करते हुए अपराध का साक्ष्य होने पर संयुक्त दायित्व के अधीन एक सह अभियुक्त की दोष मुक्ति अन्य सह अभियुक्त की दोष मुक्तियों को जो किया कि वह दोष मुक्त नहीं करती, यानी कि अन्य व्यक्तियों को भी इस अपराध के अंतर्गत दोष सिद्ध जो किया कि वो किया जा सकता है। इस प्रकार से ये इसके एक महत्वपूर्ण जो किया कि निर्णय जो किया कि इस सेक्शन के 34 का जो सेक्शन था, इस 34 के सेक्शन के जो कि निर्णय इसके अंतर्गत थे। अब इसमें धारा 35 के अंतर्गत एक सिद्धांत दिया गया है, वो सिद्धांत है समरूप आशय का सिद्धांत। समरूप आशय या समान आशय, तो धारा 35 का टाइटल सेक्शन है कोई कार्य इस कारण से आपराधिक है कि वह आपराधिक आशय या ज्ञान से किया गया है। इस अवस्था के अंतर्गत सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किसी भी प्रकार का चित्त मिलन नहीं होता, प्री मीटिंग ऑफ द माइंड इसमें नहीं होता, और इसमें घटना स्थल पर ही अपराध कारित करने की एक संकल्पना जन्म लेती है। पूर्व में इसकी कोई संकल्पना नहीं होती कि किसी अपराध का किया जाना है। जैसे आपको धारा 34 में बताऊं कि उसमें हम किसी चोरी का अपराध करने के लिए पूर्व में योजना बनाते हैं और उसको अग्रसरण करते हुए उसका और उसमें उस दिशा में कार्य करते हैं। धारा 35 में दो व्यक्ति ए और बी किसी सी नामक व्यक्ति को मारने के लिए जा रहे होते हैं और डी नामक व्यक्ति एक आ रहा होता है, वह ए और बी से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम सी की मृत्यु करने के लिए जा रहे हैं। तो डी नामक व्यक्ति भी उनके साथ लग लेता है और वो मिल करके वहाँ उस सी नामक व्यक्ति की मृत्यु कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सिद्धांत लागू होगा वो उस डी व्यक्ति के लिए समान आशय या समरूप आशय का होगा। जैसे दूसरा दृष्टांत बताता हूँ कि ए और बी मिल करके मूवी देखने के लिए जाते हैं और सी का मर्डर करने के लिए वो इंटेंटेड होते हैं। डी नामक व्यक्ति भी थिएटर में जाता है और मूवी देखता है। जैसे ही ए और बी बाहर निकलते हैं और सी भी बाहर निकलता है तो ए और बी सी को दबोच लेते हैं और उसकी पिटाई आरंभ कर देते हैं। डी ए से पूछता है कि क्या आप इसको जान से मारना चाहते हो, या ए से वो नहीं भी पूछता है तो वह डी भी मौका देख के सी की पिटाई करना शुरू कर देता है।
और ऐसी स्थिति में वहाँ समरूप आशय का जन्म होता है, ना कि सामान्य आशय का। यहाँ ए और बी का सामान्य आशय माना जाएगा, लेकिन डी का कॉमन इंटेंशन ना मान करके सेम इंटेंशन जो कि है कि वो माना जाएगा। तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। सेक्शन 36 में है अंशतः कार्य के द्वारा और अंशतः लूप के द्वारा कारित परिणाम, यानी कि कुछ अपराध तो एक्ट को करके किया जावे और कुछ परिणाम उस कार्य को जो करने के लिए दायित्व के अधीन है उसका ओमिशन करके किया जावे। तो ऐसी स्थिति में धारा 36 लागू होगी। यानी कि दृष्टांत इसका है कि यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः यह को पीट करके यह की हत्या कर देता है, तो यहाँ के ने हत्या का अपराध किया है, तो धारा 36 सपटित धारा 302 उस पर लागू की जाएगी। सेक्शन 37 के अंतर्गत है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। यानी कि कोई व्यक्ति है और वह किसी व्यक्ति को मारना चाहता है, यहाँ दूसरा व्यक्ति उस कार्य में थोड़ा सा अपना एक सहयोग करता है। जैसे कि एक उस व्यक्ति को मारने के लिए एक चाकू की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि चाकू की इनसफिशिएंसी रहे तो उसको गला दबाने के लिए एक रस्सी की भी आवश्यकता जो कि होती है, तो दूसरा जो व्यक्ति है वह उसको रस्सी ला करके दे देता है। यानी कि उस अवस्था में समान रूप से जो कि वो दंडनीय जो कि होंगे। सेक्शन 38 के अंतर्गत है आपराधिक कार्य में संपृक्त जो व्यक्ति हैं वो विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, अर्थात उनकी क्राइम करने की जो पोजीशन है, यानी कि किस पार्ट पर किसने जो कि है कि वार किया, वाइटल पार्ट पे किसने किया, नॉर्मली पार्ट पे किसने किया। जैसे सिर की जहाँ अगर बात की जाए तो आगे जो है वहाँ पार्ट किसने किया, पीछे वाला जो पार्ट है उस पर जो कि किसने किया। तो यहाँ हम उसकी ग्रेविटी देखेंगे कि अपराध की ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा है और किस अभियुक्त के द्वारा यहाँ पर की जो कि वार किया गया। उस आधार पर कहा जा सकता है कि विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। यानी कि हो सकता है कि ए को 302 के लिए दोषी माना जाए उसी मामले में, लेकिन बी को उसमें सिंपल एक्ट के लिए उसको दोषी माना जाए और सी को ग्रेवियस के लिए माना जाए और डी को अन्य किसी अपराध के लिए उसमें दोषी माना जाए। तो यह है सेक्शन 38। 39 में जो परिभाषा है वो दे रखी है स्वेच्छाया, यानी कि स्वेच्छाया का शाब्दिक अर्थ वही होता है अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वेच्छाया करना उसका तब कहा जाता है जब वह उन्हें उन्हीं साधनों के द्वारा कारित करता है जिन साधनों के द्वारा कारित करने का उसका क्या था, आशय, तो वह स्वेच्छाया किया हुआ माना जाएगा। सेक्शन 40 में अपराध की परिभाषा दे रखी है। तो अपराध की परिभाषा के अंतर्गत साधारण रूप से अपराध यही होता है कि ऐसा कार्य जो विधि के अधीन प्रतिषिद्ध हो, लॉ जिस कार्य को करने की मना करे या जिस कार्य का लोभ करने की मना करे, वह सभी कार्य अपराध की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत आएंगे। सेक्शन 41 में है विशेष विधि, स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ ऐसी लॉ से है जो किसी विशिष्ट विषय को, स्पेशल सब्जेक्ट को ही जो कि लागू हो। जैसे हमारा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, हमारा आर्बिट्रेशन लॉ 1996, हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अलावा भी जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। तो जो स्पेशल केवल विषय वस्तु के बारे में हो वो स्पेशल लॉ के अधीन आ जाएंगे। स्थानीय विधि सेक्शन 42 में स्थानीय विधि जो किसी एक विशिष्ट भाग को जो कि है कि लागू हो। यहाँ स्थानीय विधि को लोकलाइज्ड लॉ कहा जाता है जो एक एरिया विशेष के लिए लागू होती है। सेक्शन 43 में अवैध मतलब जो अवैध वह कार्य होगा जो अपराध होगा या जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध होगा और जो सिविल कार्रवाई करने का एक आधार उत्पन्न होगा
वो सभी कार्य जो कि है अवैध रूप से किए हुए कहे जाएंगे। सेक्शन 44 के अंतर्गत क्षति की परिभाषा है इंजरी की। तो इंजरी की परिभाषा में है, इंजरी में वो सभी अपहानि सम्मिलित हैं जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। सेक्शन 45 में जीवन, तो जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से। सेक्शन 46 में मृत्यु, तो मृत्यु का मतलब मानव की मृत्यु। 47 में जीव जंतु जो मानव से भिन्न कोई व्यक्ति के लिए लागू हैं। 48 में जलयान, जलयान एक ऐसी वस्तु है जो मानव के या संपत्ति के प्रवहरण के लिए यानी कि लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त लाई गई हो। 49 में वर्ष और मास की परिभाषा दे रखी है। तो और 50 के अंतर्गत धारा सेक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। तो सेक्शन जो कि है कि वो एक सिरों के जो संख्यांक हैं, सिरों पर जो संख्यांक हैं वो धारा कहे जाते हैं। जैसे कि हम कहेंगे शॉर्ट, टाइटल, एंड, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट ऑफ दिस कोड, ये हो गया हमारा टाइटल। अब इस टाइटल के ऊपर हमने नंबर रख दिया 1। क्यों? क्योंकि इस टाइटल को हमने नंबर 1 से इसको नोटिफाई किया है। तो 1 नंबर क्या हो गया? सेक्शन। तो ये डेफिनेशन इसकी 50 में दे रखी है। 51 में है शपथ, ओथ, ये इम्पोर्टेंट है। ओथ के अंतर्गत है विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान या कोई ऐसी घोषणा जो किसी लोक सेवक के समक्ष की जाए या न्यायालय के समक्ष की जाए और जो सबूत के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, शब्द के अंतर्गत आएगी। और 52 में जो परिभाषा है वो है सद्भावनापूर्वक। इसकी नेगेटिव डेफिनेशन आईपीसी के अंतर्गत दे रखी है कि कोई बात सद्भावनापूर्वक नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और विश्वास के बिना जो कि वह की गई है। अर्थात यदि कोई कार्य सद्भावनापूर्वक सम्यक सतर्कता से किया गया है तो वह सद्भावनापूर्वक किया हुआ जो कार्य माना जाएगा। और इसमें परिभाषा में भगवान बेरिकवणम उड़ीसा राज्य का भी एक केस लॉ दे रखा है। संश्रय की जो परिभाषा है वो 52A के अंतर्गत दे रखी है। तो 52A के अंतर्गत है धारा 157 में सिवाय और धारा 130 में सिवाय, जहाँ संश्रय व्यक्ति की पति या पत्नी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ संश्रय के संदर्भ में धारा 157 और 130 के अंतर्गत अपवाद जो कि दे रखे हैं। संश्रय की डेफिनेशन इसके अंतर्गत आती है किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, गोला बारूद और परिवहन के साधन देना संश्रय की परिभाषा में सम्मिलित किया हुआ माना जाएगा। इसमें संश्रय का एक केस भी महत्वपूर्ण है, नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य। तो यह केस 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि पत्नी अपने पति को संश्रय देती है तो उसको इस आधार पर आरोपित नहीं किया जा सकता कि वह अपने घर में पति के साथ संग रहती थी। इस प्रकार से आज हमने डेफिनेशन क्लोज जो है वो आईपीसी का पूरा किया। आगे की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपको पनिशमेंट पढ़ाऊँगा जो सेक्शन 53 से दे रखे हैं और सेक्शन 75 तक जो भी है कि वो पनिशमेंट दे रखे हैं पार्ट 3 के अंतर्गत। तो हमने चैप्टर 1 पढ़ा जिसमें हमारे 5 सेक्शन थे और चैप्टर 2 हमने पढ़ा। चैप्टर 2 में हमारे सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक थे। तो आज हम इतना ही जो कवर करेंगे। आगे की कक्षा में मैं आपको दंड से संबंधित जो विषय है कि दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, दंड की अवधि मैक्सिमम कितनी होगी, जुर्माने का यदि अपराध है तो दंड कितना हो सकता है अधिकतम, और कुछ पैरामीटर्स भी उसमें दे रखे हैं कि इन पैरामीटर्स के आधार पर ही दंड की मात्रा को सुनिश्चित किया जाएगा। तो दंड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो आपकी कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको पनिशमेंट थ्योरीज, पनिशमेंट के प्रिंसिपल्स, पनिशमेंट का जो टाइप है और कितनी जो इसकी जो लिमिटेशन है आदि उसके बारे में आपको आगे की कक्षा में बताऊंगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही मैं आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।